नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रांसीसी कंपनी से बनने वाले सभी क्वेश्चन सबको पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। फ्रांसीसियों द्वारा लड़े गए भारत में युद्ध और फ्रांसीसियों का आने का कारण और फ्रांसीसी किस कारण भारत में धीरे धीरे असफल होते चले गए। क्लियर है? शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी या कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो याद रखना 1664 में। और इस समय फ्रांस के जो राजा थे उनका नाम याद रखना लुई 14वें थे। सही है? उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 14वें। जबकि भारत का राजा कौन था उस समय? याद रखना औरंगजेब उस समय भारत का राजा था। ठीक है, तो याद रखना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है, भारत आगमन होता है, तो भारत का राजा कौन था? औरंगजेब। और फ्रांस का राजा लुई 14वें था। अगर कभी यह पूछा जाए कि भारत का लुई 14वें किसे कहा जाता है, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी को भारत का लुई 14वें कहा जाता है। सही है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यहां दिया गया है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का राजा कौन था? अभी बात कर चुके हैं हम जिस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय फ्रांस का राजा था लुई 14वां। लुई 14वें के बारे में जो आपको याद रखना है कि बरसाए का महल किसके द्वारा बनाया गया है? बरसाए का महल बनाया गया है लुई 14वें द्वारा। उससे अलग इनका एक कथन आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। ये किसका कथन है? तो याद रखना लुई 14वें का कथन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। किसका कथन है? तो कहना लुई 14वें का। और बरसाए का महल किसके समय बनाया गया है या किसने बनवाया था? तो लुई 14वें ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती थी तो फ्रांस का राजा भी लुई 14वें था। इससे अलग जो राजा दिया गया है इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखना लुई 16वें के बारे में। इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखना फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति किसके समय हुई थी? तो ये याद रखना फ्रांस की जो क्रांति हुई थी लुई 16वें के समय हुई थी। अगर पूछा जाए क्रांति कब हुई थी तो याद रखना 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट किस देश के राजा को देश द्रोह के कारण फांसी की सजा हुई थी? तो ये याद रखना लुई 16वें वो राजा थे जिन्हें देशद्रोह के कारण फांसी की सजा दी गई थी। और इन्हीं के समय फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति कब होती है ये सन याद रखना। और देशद्रोह के कारण किस देश के राजा को मारा गया था? फ्रांस के राजा। और राजा का नाम पूछा जाए तो याद रखना लुई 16वें थे। एक और आते हैं राजा का नाम, उनसे क्वेश्चन भी बनता है, आप उनका नाम याद रखना लुई 15वें। इनसे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो याद रखना कि लुई 15वें के समय कर्नाटक के युद्ध लड़े गए हैं। कर्नाटक के कितने युद्ध लड़े गए हैं? 3 युद्ध, जिस समय फ्रांसीसी और याद रखना अंग्रेजों के मध्य युद्ध लड़े गए हैं, कर्नाटक के युद्ध। तो उस समय पूछा जाता है कि कर्नाटक का राजा कौन था? तो याद रखना लुई 15वें था। जबकि लुई 16वें से फ्रांस की क्रांति और देशद्रोह के कारण फांसी, और लुई 14वें बरसाए का महल, मैं ही राज्य मेरे शब्द ही कानून, और उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। सही है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना कराया जाए। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो दिया गया है, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो फ्रांसीसियों द्वारा जो अपनी पहली कोठी स्थापित की गई थी, आपको याद रखना है इनके द्वारा जो कोठी स्थापित की गई थी सूरत में स्थापित की गई थी। अगर पूछा जाए तो याद रखना 1668 में स्थापित की गई थी। जबकि फ्रांसीसियों का जो आगमन हुआ था तो याद रखना 1664 में हुआ था। सही है? इतने दोनों क्वेश्चन है, याद रखना। इनकी पहली फैक्ट्री कहां है? तो सूरत में थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? अर्थात
किस व्यक्ति ने भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? तो ये याद रखना, इनका नाम है कोलबट, और ये कौन से पद पर थे? तो याद रखना ये वित्त मंत्री थे। सही है, तो याद रखना कोलबट जो उस समय फ्रांस के वित्त मंत्री थे, इन्होंने भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इसी कारण इन्हें भारत में क्या माना जाता है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबट को। अगर राजा की बात करेंगे तो राजा कौन था? नाम याद रखना, लुई 14वें थे। सही है, चीजें क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसियों ने 1669 में किस स्थान पर अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी? जैसे हमें पता है पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? सूरत में। कब की गई थी? 1668 में स्थापित की गई थी। जबकि पूछा गया है दूसरी कोठी, तो ये याद रखना दूसरी कोठी कहां स्थापित की गई है? मसूली पटना में स्थापित की गई है। कब? 1669 में स्थापित की गई है। सही है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, सेंट थॉमस का किला या सेंट जॉर्ज का किला वो कहां पर है? मद्रास में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो ये याद रखना, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो ये याद रखना 1673 में फ्रांसीसी पांडिचेरी पर अधिकार कर लेते हैं। और जो आपको याद रखना है कि 1673 से पहले पांडिचेरी पर किसका अधिकार था? तो याद रखना पुर्तगालियों का अधिकार था। सही है, पहले किसका अधिकार था पांडिचेरी पर? पुर्तगाल का। उसके बाद 1673 से किसका अधिकार हो जाता है? फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है। और ये कब तक अधिकार बना रहेगा? तो याद रखना 1954 तक फ्रांसीसियों का अधिकार यहां पर पांडिचेरी पर बना रहेगा। तो पांडिचेरी का अगर संस्थापक पूछा जाए तो याद रखना फ्रांसिस मार्टिन नामक एक व्यक्ति होता है जिसे पांडिचेरी का संस्थापक बोला जाता है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी सरकार ने पांडिचेरी या पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय सरकार को सौंप दिया था? इसके बारे में बात कर चुके हैं हम, किस वर्ष सौंप दिया था? तो याद रखना 1954 में सौंप दिया था। सही है, तो पांडिचेरी के बारे में याद रखना। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए फ्रांसीसी सभ्यता की खिड़की किसे बोला जाता है? तो कहना पांडिचेरी को फ्रांसीसी सभ्यता की खिड़की बोला जाता है। और 1954 तक पांडिचेरी पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसी का अधिकार था। सही है, और एक चीज और याद रखना 1961 तक पुर्तगालियों का अधिकार कहां पर था? तो याद रखना गोवा पर था। तो इससे क्या बात जानने को मिली है आपको? जो याद रखना है कि एक तो गोवा और दूसरा पांडिचेरी, ये दो ऐसे क्षेत्र थे जिन पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वो कौन से क्षेत्र थे आजादी तक जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार नहीं रहा। तो वो याद रखना एक गोवा और दूसरा पांडिचेरी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहां से। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखने हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है आपका, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था, बात बिल्कुल सही है। उसके बाद इस युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध था, हाँ ये भी सही है, दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट, यह युद्ध एला सेपला की संधि जो हुई थी आपकी 1748 के तहत समाप्त किया गया था। और दिया गया है उपयुक्त सभी सही है। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में सभी कथन सही है। आप इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन याद रखना। अगर कारण पूछा जाए तो कहना ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध था। अगर संधि पूछी जाए तो एला सेपला की कब हुई और कर्नाटक का युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो याद रखना 1746 से 48 तक हुआ था। और ये भी याद रखना कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कर्नाटक के नवाब कौन थे? इनका नाम याद रखना, अनबरुद्दीन। अनबरुद्दीन कौन थे? तो याद रखना कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कर्नाटक के नवाब थे। सही है, जबकि कर्नाटक के युद्ध में
फ्रांस का नेतृत्व और अंग्रेजों का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, फ्रांस का नेतृत्व किया गया था डुप्ले द्वारा, और अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया गया था, इनका नाम याद रखना, निकोलस मार्स इनका नाम है। सही है। तो कर्नाटक का पहला युद्ध है जो संधि से समाप्त होता है, एला सेप्ला की संधि से। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन किन के बीच लड़ा गया था। तो ये याद रखना, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। सही है। इसमें जो जीत होती है, जीत नहीं होती है, संधि से समाप्त हो जाता है, लेकिन स्थिति किसकी मजबूत हो जाती है? फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत होती है। फ्रांसीसी अंग्रेजों के जो एक क्षेत्र होता है मद्रास पर अपना अधिकार कर लेते हैं, और फ्रांसीसी जो एक व्यक्ति है डुप्ले, ये कर्नाटक के राजा जो थे उस समय शासक अनबरुद्दीन से एक संधि करता है कि कहता है कि आप अपनी सेना हमें दे दो और अपना एक क्षेत्र दे दो जहां पे युद्ध लड़ना है, उसके बाद हम अंग्रेजों को हरा देंगे और ये जो क्षेत्र जो जीतेंगे हम मद्रास, ये हम आपको दे देंगे। तो अनबरुद्दीन अपनी सेना देता है और एक क्षेत्र देता है युद्ध लड़ने के लिए, जिसका परिणाम क्या होता है कि डुप्ले की स्थिति मजबूत होती है और ये जीत जाते हैं और मद्रास पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन अपनी संधि के तहत जो बात हुई थी कि जीतने के बाद मद्रास अनबरुद्दीन को दिया जाएगा, ऐसा डुप्ले नहीं करता, जिस कारण उसके बाद में अनबरुद्दीन और डुप्ले के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है। उस युद्ध का नाम याद रखना, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, सेंट थॉमस का युद्ध। तो याद रखना, सेंट थॉमस का युद्ध जो लड़ा गया था, किस किस के बीच लड़ा गया था? तो कहना डुप्ले और अनबरुद्दीन के बीच लड़ा गया था, जबकि इस युद्ध में अनबरुद्दीन के साथ इसका बेटा महफूज खां भी शामिल था, लेकिन ये महफूज नहीं रह पाया और ये हार जाता है। सही है। तो आपको यहां से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखने हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध से कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध के समय राजा कौन है कर्नाटक का? तो कहना यह शासक पूछा जाएगा अनबरुद्दीन। सही है। और ये पूछा गया है एग्जाम में, सेंट थॉमस का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो याद रखना, फ्रांसीसी डुप्ले और अनबरुद्दीन के मध्य लड़ा गया, जिसमें डुप्ले की जीत होती है और ये मद्रास नहीं देते हैं। सही है। तो कर्नाटक के पहले युद्ध से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के समय किस फ्रांसीसी गवर्नर ने मद्रास अंग्रेजों से छीन लिया था? आप उड़ा दोगे, इसे पता है मुझे, किसने छीन लिया था? डुप्ले द्वारा छीन लिया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1748 ईस्वी में सेंट थॉमस का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ये भी आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया होगा अब तो आपके लिए कि सेंट थॉमस का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो कहना फ्रांसीसी डुप्ले था और कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनबरुद्दीन थे। सही है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो एक चीज और याद रखनी है, फ्रांसीसी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? डुप्ले द्वारा किया गया था। डुप्ले को भारत में सहायक संधि प्रारंभकर्ता के रूप में देखा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि किसके द्वारा की गई थी? तो पूरे भारत में सर्वप्रथम की गई थी डुप्ले द्वारा। जबकि इस सहायक संधि को प्रत्यक्ष रूप से कौन चलाएगा? तो ये याद रखना कि अगर पूछे प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा चलाई जाएगी, तो नाम याद रखना, बेले जली द्वारा। सही है। कि किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चली जाएगी? बेले जली द्वारा। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो क्षेत्र होगा हमारा हैदराबाद था। किस समय? 1798 में। सही है। तो डुप्ले से संबंधित होता है सहायक संधि के बारे में कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कहना डुप्ले द्वारा। जबकि सहायक संधि को प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा चलाया गया था? तो याद रखें प्रत्यक्ष रूप से बेले जली द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो क्षेत्र था हैदराबाद था, और कब की थी? 1798। सही है। तो ये सहायक संधि से भी क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखना। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब द्वितीय युद्ध हो गए, कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए हैं। पहले युद्ध को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
छूट जाए तो आप बताना कि हाँ एक क्वेश्चन आया था और हमारा क्वेश्चन यहाँ से नहीं हुआ। ऐसा तो कोई टॉपिक भी नहीं होगा जहां से क्वेश्चन आए और कंप्लीट ना हो। चलो इस युद्ध के बारे में देखते हैं। द्वितीय युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध से ये 1749 से 54 के मध्य लड़ा गया, सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला है दूसरा कारण है, इसका तत्कालीन कारण हैदराबाद और कर्नाटक के लिए दो गुटों का निर्माण होना था, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, सी, यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है। अब देखो जिस तरह से हमने पढ़ा कर्नाटक का प्रथम युद्ध वो बाहरी कारणों से प्रेरित था, उसमें हमारे देश का कोई योगदान नहीं। वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से संबंधित है, उसमें हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो कर्नाटक में राजा अनबरुद्दीन है और उसके आधार पर हमने उससे सहायता मांगी थी, फ्रांसीसियों ने सहायता मांगी थी और अनबरुद्दीन ने सहायता दे दी थी। लेकिन ये जो दूसरा कारण है ये हमारे देश के अंदर से कारण है, क्योंकि इसमें हैदराबाद और कर्नाटक में दो गुट बन गए थे जो आपस में लड़ना चाहते थे, सही है। और इसमें होता क्या है अगर पूछा जाए, याद रखना कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय हैदराबाद का नवाब कौन था, तो उनका नाम याद रखना, नाम है निजाम मुल्क, सही है। कौन है? हैदराबाद के निजाम मुल्क है, जबकि कर्नाटक का तो सेम वही होगा, अनबरुद्दीन, सही है। कर्नाटक का नवाब अनबरुद्दीन, जबकि अगर पूछा जाए हैदराबाद का तो याद रखना निजाम मुल्क या निजाम मुल्क, ये नाम था हैदराबाद का, सही है। और उसके बाद नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के मध्य 1749 में एक युद्ध लड़ा जाएगा, अंबूर का युद्ध, सही है। इस युद्ध में होता क्या है कि अनबरुद्दीन को फ्रांस वाले बुरी तरह से क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, सही है। तो ये याद रखना कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो कहना अंबूर का युद्ध, सही है। अगर पहले वाले युद्ध के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था तो उसका आंसर क्या था, सेंट थॉमस का युद्ध, सही है। कर्नाटक के सभी युद्ध के मध्य एक युद्ध जरूर लड़ा गया है, सही है, ये आप याद रखना। और ये युद्ध जो होगा द्वितीय युद्ध कौन सी संधि से समाप्त होगा, तो कहना पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। उसके बाद अगर पूछा जाए पांडिचेरी की संधि कब हुई थी, तो सभी को पता है जब युद्ध समाप्त होता है तभी तो संधि होती है, तो याद रखना 1754 और 55, सही है। 54 से प्रारंभ होती है लेकिन अंत होते होते 55 हो जाता है, सही है। तो मेन जो एग्जैक्ट है तो याद रखें 1755 में होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के तृतीय युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। देखो अब कर्नाटक का तृतीय युद्ध आ गया, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। कर्नाटक के तृतीय युद्ध का तत्कालीन कारण जो ऑप्शन दिए गए हैं, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, उसके बाद ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध या बंगाल का युद्ध। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध था वो तो हमारे कर्नाटक के प्रथम युद्ध से संबंधित है। तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है इसका जो तत्कालीन कारण था, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। जो सप्तवर्षीय युद्ध चला था कब से कब तक है, तो याद रखना 1756 से 1763 तक, 7 वर्षों तक एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध का भी यही समय है। अगर पूछे कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब तक चला था तो कहना 1756 से 1763 तक चला था, सही है। इस युद्ध के मध्य एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है, उसका नाम याद रखना बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया, 1760 में बांडीवास का युद्ध लड़ा जाता है, सही है। इस युद्ध में अगर बात कर लेते हैं हम, जो अंग्रेजों का नेतृत्व करता है उसका नाम याद रखना आयरकूट होता है। और जो फ्रांसीसियों का नेतृत्व करता है तो ये याद रखना फ्रांस का जो नेतृत्व करता है डी लाली करता है। और बांडीवास के युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज
प्रत्यक्ष रूप से जीत जाते हैं और फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। और बांडीवास के युद्ध के बाद अर्थात 1760 के बाद फ्रांसीसी भारत में कभी भी अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये याद रखना कि बांडीवास का युद्ध कर्नाटक के तृतीय युद्ध के मध्य लड़ा गया है और निर्णायक युद्ध है। अगर कभी ये पूछा जाए कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य सबसे निर्णायक युद्ध क्या था, तो उसका नाम याद रखना, बांडीवास का युद्ध। कब हुआ था? 1760। अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट, और याद रखना आयरकूट बिल्कुल कूट देता है। और यहाँ फ्रांस का नेतृत्व कौन करता है? डी लाली करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण संधि होती है, याद रखना, पेरिस की संधि। और कब हुई थी ये संधि आपकी? तो जब युद्ध समाप्त होगा 1763 में, तब संधि हो जाएगी। तो पेरिस की संधि कौन से युद्ध से संबंधित है? कहना कर्नाटक के तृतीय युद्ध से संबंधित है। तत्कालीन कारण क्या है? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध है। तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो कहना बांडीवास का युद्ध। किस किस के बीच? अंग्रेज फ्रांस, और फ्रांस समाप्त। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कर्नाटक के तीनों युद्ध को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कर्नाटक के कौन सा युद्ध में कौन सा युद्ध लड़ा गया, और कर्नाटक में जो तीनों युद्ध हुए इसमें कौन कौन सी संधि हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बना भी है, पेरिस की संधि से। तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध कौन सी संधि से समाप्त होता? तो कहना पेरिस की संधि से। जबकि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कौन सी संधि से समाप्त होता है? तो याद रखना पांडिचेरी। कब हुई थी ये भी याद रखना। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध कौन सी संधि से समाप्त होता है? एला सेपला की संधि। सारी संधि आ गई है और संधियों के सन भी आए, आप इसी क्वेश्चन में याद कर लेना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई, अर्थात अंग्रेज सर्वोच्च स्थापित होते चले गए और फिर उसके बाद फ्रांसीसी कभी अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे पाए। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कौन सा युद्ध है ये आपका? तो युद्ध का नाम याद रखना, बांडीवास का युद्ध। कब लड़ा गया? 1760। सही है। तो बांडीवास का युद्ध इतना निर्णायक युद्ध है कि फ्रांसीसी समाप्त हो गए, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर नहीं दे पाए। उसके बाद इससे जो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है बेदरा का युद्ध, इसमें बुरी तरह से कौन हारे थे? डच हारे थे। और फिर उसके बाद डच भारत में अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे पाए। उसके बाद बात कर लेते प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बारे में कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल समाप्त, क्या गया आपका? बंगाल चला गया, अर्थात बंगाल में कोई अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे पाया। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बारे में हम बात कर चुके हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट बक्सर का युद्ध, ये तो भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध के बाद तो अंग्रेज भारत में पूरी तरह से स्थापित हो गए और फिर अंग्रेजों को यहाँ कोई भी शक्ति, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय, टक्कर नहीं दे पाई। और बक्सर के युद्ध के मध्य इलाहाबाद की कितनी संधि हुई थी? तो 2 संधि हुई थी, याद रखना। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। दोनों संधि कब हुई? तो याद रखना 12 अगस्त, और दूसरी कब थी? 16 अगस्त। दोनों अगस्त में हुई है। अगर सन पूछेंगे तो 1765। दोनों का सेम है। इसे पिछली वीडियो में इनका जिक्र कर चुके हैं। सही है। प्रत्यक्ष रूप से याद रखना कि बक्सर के युद्ध में 2 संधि हुई थी इलाहाबाद की, 15 अगस्त और ये 16 अगस्त है ना, 16 अगस्त को। प्लासी के युद्ध बंगाल समाप्त, बक्सर के युद्ध में सब समाप्त, बांडीवास में फ्रांसीसी समाप्त, बेदरा में डच समाप्त। अब इन्हें यहाँ कोई टक्कर नहीं दे पाया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन। बांडीवास का युद्ध किन के मध्य हुआ था? अब तो बिल्कुल क्लियर है, पता चल गया होगा किन किन के बीच हुआ था। तो आयरसूट है, क्या है ये? आयरकूट अंग्रेजी सेनापति और काउंट लाली फ्रांसीसी सेनापति, इनके मध्य हुआ था। और किसकी जीत होती है? आपके अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से जीत जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा युग कर्नाटक युद्ध के संबंध में सही है? अर्थात जो युद्ध दिए गए हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं,
सब तरह से क्वेश्चन करने जरूरी है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से आपका 63 तक। ये तो सप्तवर्षीय युद्ध है, तो याद रखना कर्नाटक का तृतीय युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार है, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी, अर्थात नवाब की उपाधि दी थी। ठीक है, तो मुगल शासक इस व्यक्ति को, डुप्ले को, जो सहायक संधि शुरू करने वाला व्यक्ति है भारत में, ठीक है, इसे किस नाम से जानते थे, नवाब, या मुगल जो बादशाह थे इसे नवाब कहकर बुलाते थे, किस व्यक्ति को, डुप्ले को। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन डुप्ले के संबंध में सही है, पढ़ते हैं। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, बिल्कुल सही क्वेश्चन, यहीं से यूरोपीय साम्राज्य की शुरुआत होती है, सही है। उसके बाद उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, बिल्कुल सही है। वहां के राजा से कहता था कि आपके दरबार में हमारी सेना रहेगी, ठीक है, इसका खर्चा आप उठाओगे, जबकि हमारी सेना आपकी तरफ से लड़ेगी, सही है। तो ये आपका क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया उपयुक्त दोनों सही, हाँ तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों सही, डुप्ले के बारे में याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्लेय फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। अच्छा, कर्नाटक के 3 युद्ध दे दिए, 3 युद्ध लड़े गए हैं कर्नाटक के, इसमें एक युद्ध ऐसा है जो कि आपका यूरोपीय आंग्लेय फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था, तो हमें पता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ये आपका यूरोपीय आंग्लेय फ्रांस का विस्तार नहीं था, ये तो हमारा देशी कारणों से प्रेरित था। इसी कारण इसमें हमारी संधि भी देशी वाली होती है, कौन सी, पांडिचेरी की संधि, सही है। दोनों देश जो दोनों युद्ध थे, पहला और तीसरा, ये बाह्य कारणों से प्रेरित थे, इनमें संधि भी बाहर की है, पहली एलासेप्ला और तीसरे में पेरिस की संधि, सही है। इस तरह से आप याद रखें। उसके बाद देखो इतिहासकार मैकाले, बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार है, इनका नाम याद रखना। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है, अर्थात जिस समय मुगल साम्राज्य अपना धीरे धीरे अपने पतन की ओर लड़खड़ा रहे थे, तो उस समय डुप्ले को यह महसूस होता है कि इनके खंडरों पर अपना नया साम्राज्य, यूरोप साम्राज्य बनाया जा सकता है, सही है। तो ये कथन किससे संबंधित है, तो याद रखना डुप्ले से संबंधित है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट इससे ऊपर जो दिया गया है, मार्टिन लूथर, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्हें किस लिए जाना जाता है, धर्म सुधार के लिए जाना जाता है। तो धर्म सुधार के लिए किसे जाना जाता है, मार्टिन लूथर को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का जनक, ब्रिटिश साम्राज्य का जनक किसे कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। उसके बाद कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना डी लाली द्वारा किया गया था, सही है। चारों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इनकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, डेनिश 1845 में अंग्रेजों को अपनी कोठी बेचकर चले जाते हैं, सही है। अगर पूछा जाए इनका हेडक्वार्टर कहां था, तो याद रखना, अगर पूछा है डेनिशों का हेडक्वार्टर कहां था, श्रीरामपुर में इनका हेडक्वार्टर था, जो पूछा जाता है, ठीक है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1616 में हुई थी, जबकि अपनी कंपनी अंग्रेजों को बेचकर, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर कब चले जाते हैं, 1845, और इनका हेडक्वार्टर कहां था, श्रीरामपुर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में 1620 ईस्वी में पहली डेनिश फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी, ऑप्शन दिए गए हैं, सूरत, कोच्चि, तंजौर और कोलकाता। कब की बात है, 1620 की बात है, जबकि ये आय कब है, 1616, और जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं आपके 1620 में, कहां लगाते हैं, तंजौर तमिलनाडु में अपनी कोठी
लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 में। ये भारत आए और ये भारत से चले गए, अर्थात भारत आने वाली सबसे अंतिम कंपनी कौन सी थी? तो ये याद रखना स्वीडिश थी। कब आए? 1731 में ये आए थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अलावा ज्यादातर व्यापार किस देश के साथ करती थी? तो ये याद रखना, ये भारत तो आए थे लेकिन ये बाद में चले गए और व्यापार किसके साथ करने लगे? तो ये चीन के साथ व्यापार करते थे। तो याद रखना, स्वीडिश किसके साथ व्यापार करते थे? चीन के साथ व्यापार करते थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र से यूरोप वासियों को सबसे ज्यादा सोरा और अफीम प्राप्त होता है? सोरा और अफीम प्राप्त होता है। सोरा और अफीम हमारे यहाँ लाए कौन थे? तो याद रखना, डच लाए थे, क्योंकि डच मसालों का व्यापार ना करके सोरा, अफीम, नील और नमक का व्यापार करते थे। सही है। तो ये जो क्षेत्र था जो आपका अफीम के लिए प्रसिद्ध था, तो याद रखना बिहार था। तो सोरा अफीम के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कहना बिहार था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, जिसमें कितने 217 साझेदार थे। तो याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो गवर्नर बनाया गया था उसका नाम थॉमस स्मिथ था। सही है। अगर क्वेश्चन पूछा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर, तो इसका आंसर क्या होगा? आप याद रखना, थॉमस स्मिथ है। सही है। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो जाता? तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव हो जाता। और ये भी याद रखना कि रॉबर्ट क्लाइव कितनी बार गवर्नर बना है? तो ये 2 बार गवर्नर बना था। सही है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर तो याद रखना ये कौन था? थॉमस स्मिथ। ये आपका इंग्लैंड से ही आया था। कितने साझेदार को देखने के लिए? 217 साझेदार को देखने के लिए। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जितने क्वेश्चन थे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। आप अपनी पूरी वीडियो देखना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो छोड़ दिया गया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।